हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 30 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजकुमार रंजन सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रिक्स सिविल फोरम 2021। तो डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यानी कि राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 का उद्घाटन किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए ये इनर मणिपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मणिपुर में, यहाँ से लोकसभा के सदस्य हैं। अच्छा, बात करते हैं ब्रिक्स की, जल्दी से शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में आप जानते हैं जो ये इनिशियल्स हैं सभी लेटर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को डिनोट करते हैं। और इसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 40% पार्ट जो है इन सभी कंट्रीज़ में है और ग्लोबल जीडीपी का 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा आता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ब्रिक जो टर्म है इसको साल 2001 में जो गोल्डमैन सैक्स के जो इकोनॉमिस्ट हैं जिम ओ'नील, इनके द्वारा दिया गया था, ब्रिक दिया गया था इनके द्वारा, ब्रिक ऐसा नहीं था तब। और फर्स्ट ब्रिक समिट ये साल 2009 में येकाटेरिनबर्ग, ये रशिया में है, तो यहाँ पर हेल्ड हुई थी। आपको जानना चाहिए पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि केवल ब्रिक था, एस नहीं था, तो बाद में साल 2010 में जब साउथ अफ्रीका को अप्रूव किया गया इसकी मेंबरशिप के लिए, उसके बाद फिर ये एस जुड़ गया जिसका मतलब है साउथ अफ्रीका, तो फिर 2010 से ये ब्रिक्स कहलाया, उससे पहले ब्रिक कहलाता था। साथ ही आपको जानना चाहिए 2021 में ब्रिक्स के प्रेसिडेंसी जो है, जो अध्यक्षता है, ये हम लोग कर रहे हैं, भारत कर रहा है। और इसका थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थीम है तो 13वीं ब्रिक्स समिट होने वाली है, इसका थीम रहेगा ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। साथ ही आपको जानना चाहिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ये भी ब्रिक्स द्वारा ही बनाया गया है और इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई, चाइना में है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार स्केट बोर्डिंग की शुरुआत के बाद किस देश के यूटो होरिगो ने इस खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाइना, जापान, म्यांमार या फिर साउथ कोरिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूटो होरिगो of Japan won the first Olympic gold medal in skateboarding after the introduction of this game for the first time in Tokyo Olympics। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार खेला जा रहा है स्केटबोर्डिंग और इसी में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जापान के हैं ये और फर्स्ट टाइम ये खेला जा रहा है। तो ये होता है, देखिए स्केटबोर्डिंग अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म बने होते हैं और इस पर जो है स्केटिंग करनी होती है। तो ओलंपिक में कौन कौन से न्यू गेम्स जो है ऐड किए गए हैं ये भी आपको जानना चाहिए। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग जिसकी हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, कराटे और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, तो ये सभी गेम्स ओलंपिक्स में जोड़े गए हैं, तो ये सभी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंदू नाटेकर का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्होंने सेलांगोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता और विदेश में टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो नंदू नाटेकर passed away recently in 1956 he won the Selangor International Crown to become the first Indian shutler to win a tournament overseas। शटलर का मतलब बैडमिंटन प्लेयर। तो देखिए बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं नंदू नाटेकर, इनका जो है 88 साल की उम्र में निधन हो गया है और इन्होंने साल 1956 में मलेशिया में सेलांगोर इंटरनेशनल टाइटल ये जीता था। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए थे जिन्होंने ओवरसीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज में कोई इंटरनेशनल इवेंट जीता हो। और इनको जो 1961 में जब पहली बार अर्जुना अवार्ड दिए गए थे तो कई सारे लोगों को दिए गए थे, तो उनमें ये भी शामिल थे। वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होता है आंसर सी,
ऑप्शन सी। सो ग्लोबल टाइगर डे और इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन जुलाई 29। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनता है, तो काफ़ी सारी जानकारी हम इसके बारे में लेंगे और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। दूसरी पॉइंट ये है कि टाइगर जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वर्ल्ड की टोटल टाइगर पॉपुलेशन का 70% जो है भारत में है, यानी कि 70% टाइगर पॉपुलेशन भारत में रहती है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। ये वाला फैक्ट जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा गया था। तो जिसको ये फैक्ट पता था तो उसने जो है ये ऑप्शंस तो कम से कम अपना सही कर ही दिया था। साथ ही आपको जानना चाहिए इस बार 2021 में जो थीम है ग्लोबल टाइगर डे का, ये है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। साथ ही आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि लास्ट सेंचुरी में, पिछले दशक में जो 95% तक जो टाइगर्स की संख्या है उसमें गिरावट आई है और पूरे वर्ल्ड में आज जो है 4000 से भी कम टाइगर मौजूद हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये ग्लोबल टाइगर डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 जुलाई साल 2010 को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी और यहाँ पर टाइगर सेव करने की ही पूरी चर्चा हुई थी, तो इसलिए ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। ये आपको जानना चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि जो ये समिट हुई थी यहीं पर प्रोजेक्ट T-X2 या TX2 जो भी आप कहना चाहें, T-X2 इस प्रोजेक्ट को भी एडॉप्ट किया गया था। आपको जानना चाहिए 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनके आप नाम जरूर देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने इस समिट के दौरान ये कहा था कि हम 2022 तक हमारे यहाँ जितने भी अभी टाइगर्स हैं उनको डबल कर लेंगे। तो भारत तो कर चुका है, बाकी चाइना और रशिया को करना अभी जो है बाकी है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के जो 14 टाइगर साइट्स हैं, जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स स्कीम इसके तहत ला दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व्स हैं और 18 स्टेट्स में हैं। तो ये आपको जानना चाहिए अभी 52 नहीं हुए हैं, ठीक है, 52 जो है अप्रूव कर दिया गया है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में अप्रूव किया गया है, तो लेकिन उसको भी अप्रूव किया गया है, नोटिफाइड नहीं किया गया। तो अप्रूव और नोटिफाइड में अंतर होता है। जब नोटिफाइड हो जाएगा तब वो ऑफिशियली 52nd टाइगर रिजर्व बन जाएगा। और भारत में टोटल टाइगर्स कितने हैं? 2967, 2967। मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स फॉर मार्च 2021 इज 270.59। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, RBI DPI इसको बोलते हैं। और इसको 1 जनवरी 2021 से शुरू किया गया और इसका जो बेस ईयर बनाया गया वो मार्च 2018 बनाया गया है। और इसका मकसद क्या है कि भारत में जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम से जो पेमेंट्स हो रहे हैं, तो उनका कितना प्रसार हुआ है, ठीक है, उनका कितना मतलब किस लेवल तक वो पहुंचा है। तो ये इस तरह की जो इनकी कैलकुलेशन है वो बताती है। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए 5 पिलर्स हैं, इन पर ये आधारित है। पहला है पेमेंट इनेबलर्स, दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो इन 5 पैरामीटर्स पर ये आधारित होता है। तो पूछ लिया जाता है कितने पैरामीटर्स पर आधारित है। अच्छा, अब आप ये भी जान लीजिए कि मार्च 2018 में जो बेस बनाया गया था उसका RBI DPI इंडेक्स 100 रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्च 2019 में इन्होंने लॉन्च किया, ये 153.47 इसका रहा। उसके बाद देखिए 6 महीने बाद आता है ये। अब मार्च के बाद फिर सितंबर 2019 का क्या रहा? 173.49। उसके बाद मार्च 2020 का कितना रहा? 207.84। उसके बाद फिर 6 महीने बाद सितंबर 2020 का रहा है 217.74। अब उसके बाद फिर मार्च 2021 का रहा है 270.59। मतलब कि 4 महीने पीछे चलता है। जैसे अभी जुलाई चल रहा है ना, तो ये 4 महीने पीछे का देते हैं। मार्च 2021 का चल रहा है। अब जब अगली बार सितंबर का आएगा तो इसका मतलब जनवरी 2022 चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सुधांशु मित्तल की पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा के चीनी अनुवादक का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो जैक बो इज द चाइनीज ट्रांसलेटर ऑफ सुधांशु मित्तल्स बुक ऑन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। तो देखिए बीजेपी के लीडर हैं सुधांशु मित्तल, तो इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर एक बुक लिखी थी और उसको जो है अब चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो इस बुक का नाम है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा और हर आनंद पब्लिकेशन द्वारा 2019 में इसको पब्लिश किया गया था। तो इसका जो है चाइनीज़ ट्रांसलेशन किया गया है जैक बो के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने किशोरों यानी कि टीनेजर्स के लिए भारत का पहला डूडल कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फेमपे हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डूडल कार्ड फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स मतलब जो 18-19 साल के होते हैं, जैसे 13, 14, तो टीन आता है ना इनमें, 19, तो ये सभी टीनेजर्स होते हैं। और इसके लिए इसने वीज़ा के साथ पार्टनरशिप भी की है। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए फेमपे जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, तो ये जो है कार्ड पेमेंट्स की सुविधा देता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसने फेम कार्ड मी इस तरह का एक जो है इंडिया का फर्स्ट वीज़ा प्रीपेड कार्ड इसने लॉन्च किया है, फेम कार्ड मी, टीनेजर्स के लिए। और ये पर्सनलाइज्ड डूडल्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अगर इस कार्ड में अपनी कुछ ड्राइंग टाइप की बनवाने चाहें, कुछ स्केच बनवाना चाहें, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। जैसे कि शौक होता ही है टीनेजर्स को, वो भी आप बनवा सकते हैं। आपको बता दें जो ये फेमपे है, इसको 2019 में IIT रुड़की के ग्रेजुएट्स रहे हैं कुश तनेजा और संभव जैन, इन्होंने ही अपने कॉलेज में रहते हुए इसको जो है इसको फाउंड किया था, फेमपे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹5 करोड़ ऑन एक्सिस बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ जो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस होंगी तो उनको वायलेट किया होगा, इसलिए एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया है। एक्सिस बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और किस बैंक ने होम लोन के लिए सह ऋण समझौता किया है, यानी को लैंडिंग पार्टनरशिप की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड यस बैंक हैव एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग एग्रीमेंट फॉर होम लोन्स। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि को लैंडिंग काफ़ी आजकल फेमस हो रही है, तो आप बताइए को लैंडिंग का मतलब क्या होता है? तो को लैंडिंग का मतलब होता है कि बैंक और जो NBFCs होते हैं ये दोनों मिलकर लोन देते हैं। तो पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, मान लीजिए 100 रुपये का लोन किसी को चाहिए, तो जो मेजर चंक है, जो ज़्यादातर शेयर है, वो बैंक प्रोवाइड करेगा। 80 रुपये बैंक ने दे दिए और NBFC ने 20 रुपये दे दिए। तो इसमें देखिए क्यों फ़ायदा है इसमें। देखिए जो बैंक होते हैं जब वो लोन देते हैं तो उनकी जो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो कम होता है, अगर हम कंपेयर करें NBFC से, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनसे कम होता है। लेकिन NBFC का फ़ायदा क्या है? इनकी रीच ज़्यादा होती है, इनकी पहुंच ज़्यादा होती है। बैंक उन इलाकों में नहीं मिलेंगे जहां पर NBFCs आपको मिल जाएंगे। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। एक तो NBFC के थ्रू जो है लोग काफ़ी मिल गए और उनको जो है अब बैंक की ओर से रेट कम मिल रहे हैं, तो दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया। इसको बोलते हैं को लैंडिंग। तो विन विन सिचुएशन हो जाती है जो 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 ग्राहक होते हैं उनके लिए, और इन दोनों का भी फ़ायदा हो जाता है। NBFC का भी अपना लोन डिस्पर्स हो रहा है और बैंकों का तो हो ही रहा है। इस बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, इसके CEO प्रशांत कुमार हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड इट्स अप्रूवल टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू एक्वायर 8.23% ऑफ स्टेक इन J&K बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो वैसे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के हैं, लेकिन अब 8.23% यहाँ पर लद्दाख गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक्वायर करने वाली है और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है। आपको जानना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर हैं और हेडक्वार्टर्स श्रीनगर में है और इसकी टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। किस बैंक ने कोविड के इलाज के लिए इमरजेंसी पर्सनल लोन लॉन्च किया है?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च्ड इमरजेंसी पर्सनल लोन्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट। और ये जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन हो सकता है और इसमें 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करेंगे। और साथ ही आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए भारत से चयनित होने वाला एकमात्र शहर बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंदौर हैज़ बिकम द ओनली सिटी टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। तो इंदौर आप जानते हैं क्लीनेस्ट सिटी है भारत की और पिछले 3-4 साल से ये क्लीनेस्ट ही बनती आ रही है और इसलिए इसने जो है ये भारत से इकलौती ऐसी सिटी है जो इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी। और आपको जानना चाहिए जो ये क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है ये एक नया ही प्रोग्राम है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के द्वारा। साथ ही इसमें वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट और इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड ये भी इसमें शामिल है। तो वही है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो एयर प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, तो इसको कैसे कम किया जाए इस बारे में सब चर्चा चलती रहेगी। हमारे लिए केवल यही जानना जरूरी है कि किस सिटी को इसका पार्ट बनाया गया है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? आंसर इज जुलाई 30। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी जो होती है और जुलाई 30 को मनाया जाता है। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। और साथ ही फ्रेंड्स ये भी आपको जानना चाहिए 30 जुलाई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ये भी मनाया जाता है। नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नजीब मिकाती इज नेम्ड न्यू प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ लेबनान। न्यू प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट का मतलब होता है कि आपको चुन लिया गया है लेकिन अभी तक आपने ऑफिशियली जो है अपना पदभार नहीं संभाला है। तो नजीब मिकाती होंगे लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर। और क्यों होंगे? क्योंकि साद हरीरी इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ही थे, इनको काफ़ी महीने हो गए थे, ये केवल चयनित ही हुए थे, ये सरकार नहीं बना पा रहे थे यानी कि कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। आपको जानना चाहिए लेबनान के प्रेसिडेंट मिशेल आउन है और कैपिटल बेरूत है और करेंसी है लेबनीज पाउंड। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ केन्या? आंसर इज नैरोबी एंड करेंसी इज शिलिंग। हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? आंसर इज क्वान यांग, ये चाइना से हैं और 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। विच कंट्री इज विटनेसिंग एन आउटब्रेक ऑफ नोरोवायरस? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? आंसर इज जुलाई 28। हाउ मैनी इंडियन साइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? आंसर इज 40। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अंगोला? जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स इज फ्रॉम विच कंट्री? ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि चर्चा में बनी रहती हैं और काफ़ी उच्च दर्जे की जिम्नास्ट ये जानी जाती हैं। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस बाय विच ईयर? विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, जिसे मिलेनियम डैम भी बोला जाता था, इज ऑन विच रिवर? तो फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी न्यूज़ में है। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर ज़रूर करें।
और आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।